This is Himanshu Kumar and I am here for delivering my first demo lecture for the preparation of the UPSC aspirant in this lockdown for the online season of the StudyLane online classes. And I have a time limitation, I have foundation of time, so that's why the authority give me only 5 minutes to deliver my demo lecture. But I will try to give my best here and wish me all of my बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। तो तब तक के लिए मैं हो जाता हूँ चुमंतर और आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर को एंजॉय कीजिए। इफ़ यू एंजॉय, इफ़ यू हैव concern about my video lecture that it is good, then gives a thumbs up and hope you all like the video. So everyone, let's begin the class. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यूपीएससी की सिलेबस को है तो ये एक ओशन की तरह, बट इसमें से हमें कुछ अभी जैसे कि हमारे पास टाइम बाउंडेशन है तो हम कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल के पहले आप डिस्कस करेंगे आपके साथ, फिर हम बताएंगे कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, इसे किस तरह से तैयार करना है। हमारे प्री एग्ज़ाम हमारे सर पे है तो उसके लिए हमें इसे किस तरह से तैयार करना है कि हमारा एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इसमें से कहीं से भी हमारे सिलेबस से बाहर ना निकले। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का ये सिलेबस है। मेरा नाम जैसे कि आप जान रहे हैं हिमांशु कुमार, और कोई भी क्वेरी के लिए आप मेरे ईमेल आईडी himanshu910244 पे आप जाके मेल एक ड्रॉप कर दें। मैं एज क्विक एज पॉसिबल मैं आपके लिए उसका रिप्लाई ज़रूर सुनिश्चित करूँगा। तो ये कुछ जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सिलेबस है, बट इसे किस तरह से हमें टैकल करना है कि हमारा प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाए और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी एक हेल्पफुल हो। तो पहले तो हम एंशिएंट इंडिया देखेंगे। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। लैंग्वेज की टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, ये बाइलिंगुअल मैं लेके आऊँगा आप सबों के लिए, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एज यूजुअल दोनों के लिए ये एडवांटेज का मीन्स स्रोत हो। तो मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत अगर आप देख पा रहे हो। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। आर्ट एंड कल्चर और इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को मॉडर्न इंडिया से क्यों अलग किया, तो आप जब भी प्री का सिलेबस देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट लिख के आता है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट का अपना एक अलग ही यूपीएससी में एक अलग ही रोल प्ले करता है ये, क्योंकि यहाँ से जो भी सीरियस एस्पायरेंट हो गए वो समझते होंगे कि यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। तो हमें सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छे से इसको डेंट करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझ के आना है। आर्ट एंड कल्चर आप जानते होंगे कि इस पर कोई भी ये नहीं है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आर्ट एंड कल्चर को हम एंशिएंट प्लस मिडिवल इंडिया जो हमारा है इससे हम साथ में लेके चलेंगे, जिसके थ्रू 80% आर्ट एंड कल्चर हमारा मेडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया के थ्रू कवर हो जाएगा। तो हम पहले सिलेबस पे कैसे स्टार्ट करेंगे थे वो जान लेते हैं। पहले तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे और साथ ही साथ हम एंशिएंट प्लस मेडिवल इंडिया को लेके चलेंगे, जिससे हमारा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारा 80 to 20 क्वेश्चन जो अप्रोक्स अगर आप 20 से इंटू 2 करते हैं तो 40 मार्क्स आते हैं। अगर 120 मार्क्स चाहिए एक सेफ़ जोन में जाने के लिए तो ये अकेला 1/3 मार्क्स है जो आपको सिक्योर करा देगा आपके यूपीएससी प्री को क्वालिफाई कराने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं ये 99.9% ये हिस्ट्री स्टैटिक पोर्शन होता है, तो हमें इसके लिए इसमें कोई अपडेशन नहीं होते हैं। और जहाँ तक कि अपडेशन की बात होगी तो वो भी मैं आपको करेंट के थ्रू इससे रिलेट करके कवर करा दूँगा। बात कर लेते हैं कुछ बुक्स की। तो अभी मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप सोच रहे हो कि मैंने न्यू एनसीईआरटी क्यों लिखा ओल्ड की जगह, तो मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि मैंने न्यू एनसीईआरटी क्यों लिख रखा है। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं स्पेक्ट्रम, तो उसको आप फॉलो करें, आपको ज़्यादा बुक की वो नहीं लेनी है लोड, जितना मैं यहाँ वीडियो लेक्चर में कराऊंगा बस। और आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी प्री के लिए इतना बुक हम कैसे रिवाइज करें, तो उसको आपको लेके नहीं चलना है, वो वीडियो लेक्चर में कवर करा दूंगा, आप एज अ रेफरेंस उसे आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि मैंने न्यू एनसीईआरटी क्यों लिया है यहाँ पर। तो लेट्स बिगिन विद सम यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मेरे पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आप पे पहला अगर क्वेश्चन लेता हूँ, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट आर द
डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। तो जागीरदार और ज़मींदार में क्या फ़र्क है पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पे मैंने जब एनालिसिस किया अपना, तो मैंने देखा कि पहली चीज़ तो मुग़ल इंडिया उठ के आई। तो जो लोग आपको गलत गाइडेंस कर रहे हैं, रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं कि मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वेटेज नहीं आते हैं, क्वेश्चन का वेटेज कम होते हैं, तो वो आपको कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इस गलत गाइडेंस ने कि यूपीएससी प्री में ही वो लोग रह जाते हैं कि मेडिवल इंडिया का वेटेज नहीं होता है। तो आपको अच्छे से लेके चलना है। तो आपको बताऊंगा भी मैं कि जैसे कि मेडिवल इंडिया, उसमें भी दो एरा हैं, मुग़ल और सल्तनत। तो उन दोनों के किस किस चीज़ को पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पर्सियन अरबिक राजा हैं, उनके नाम रट लिए, उन्होंने क्या क्या बनवाया वो रट लिया। उससे आपका ये कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है कि इससे आप वो सब क्लियर कर लें। इसमें फैक्चुअल कंटेंट आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है हमें। और हिस्ट्री को मैं एक ऐसे पिक्टोरियल वे में आपको पढ़ाऊंगा कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट और किस्से कहानियों की तरह मैं आपको सब कुछ समझाता हुआ चलूँगा, नोट्स भी बनाते चलेगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो जब मैंने एनालिसिस किया इस क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन 12th क्लास न्यू एनसीईआरटी से पूछा गया था। दैट्स बिकॉज मैंने न्यू एनसीईआरटी को प्रेफर किया। आगे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म। प्रीवियस क्वेश्चन भी लैंड रिफॉर्म पे ही है, जागीरदार और ज़मींदार। इस क्वेश्चन में भी है विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो यहाँ की मैंने यहाँ लिख रखा है आप सबों के लिए। तो यहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है। तो ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। आप स्पेक्ट्रम उठा लेंगे, वहाँ भी 1947 तक की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आप ढूंढते रह जाएंगे, आप किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। बट ये बात भी न्यू एनसीईआरटी में लिख रखी है, क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे, इस चैप्टर में पहुँचेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ क्वेश्चन के हेडलाइंस लिख रखे हैं। द चार्ट, जैसे आप चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ। मीन्स अगर सोर्सेज पता चल जाए तो ऐसे ही खून में उबाल आ जाती है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हमें इस बुक को प्रेफर करना है, इस टॉपिक को देखना है। तो इस हिसाब से ही मैं आपको बिल्कुल 18 से 20 क्वेश्चन तक कहीं नहीं जाएंगे आपको, इस मैं गारंटी लेता हूँ। अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो वो बात अलग है फिर। तो यहाँ पे मैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये देख लीजिए, बिल्कुल आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि उसमें डायरेक्ट ये सब सारे चार्टर एक्ट वहाँ लिख रखे हैं। बात आती है फिर स्वदेशी मूवमेंट की। तो स्वदेशी मूवमेंट भी आप स्पेक्ट्रम में एज इट इज़ लिख रखा है। वैसे मैं यहाँ डिटेल में भी आपको स्वदेशी मूवमेंट पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए आपको बस थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लीडर्स, ये भी बुक स्पेक्ट्रम में, ये पिछले बार की सारे क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन साइट का कौन सा एक साइट इसमें से नहीं है? चाहूदाड़ो, कोटडीजी, सौगौड़ा, देसलपुर। तो जब आप न्यू एनसीईआरटी में इंडिया का जब मैप खोलेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे और वहाँ जो मैप दे रखा है उसमें आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट दे रखा है कि चाहूदाड़ो भी है, कोटडीजी भी दे रखा है, एक तो एक देसलपुर भी उसमें दे रखा है, बस एक सहगौड़ा है जो आपको नहीं दे रखा है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और अब हम आपके साथ आ जाते हैं जो आज का मेरा टॉपिक है, जिसको लेके मुझे ये डेमो क्लास लेना था, उस पर हम आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बात आती है रिवोल्ट ऑफ 1857, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, ये सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ इस हमारे साथ। तो मैं आपके साथ ये स्टार्ट करता हूँ। तो टॉपिक है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहले तो हम जानेंगे कि ये रिवोल्ट था क्या, क्यों हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, इसके रिजल्ट क्या है, ये सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, सपोर्ट किसका किसका मिला, इसमें किसने सपोर्ट किया, राजा महाराजाओं ने, किसी प्रिंसिपल स्टेट ने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो आज टाइम के बाउंडेशन की वजह से मैं इतना कुछ नहीं करा पाऊँगा, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पक्का इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स को तो 1600 में ही वहाँ से 31 दिसंबर 1600 में वहाँ से रॉयल चार्टर मिल गया इंग्लैंड की रानी के थ्रू, और वो इंडिया आ गए।
मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम की एक मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के एक ये नेविगेटर ग्रुप था जिसने चार्टर लिया ब्रिटेन की क्राउन से और वो यहाँ आ गए। तो बात आती है ये इन्होंने पहले तो स्टार्ट किया हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ क्यों। तो सबसे पहले तो ये जब आए तो इन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना स्टार्ट किया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उसके बाद इन्होंने हमारा सोशल लाइफ पे डेंट करना स्टार्ट किया, दे स्टार्ट डेंटिंग आवर सोशल लाइफ। हमारे रिलीजन्स को इन्होंने टारगेट बनाया, मतलब एक तरह से हमारे कंट्री को इन्होंने पूरी तरह से खोखला कर दिया। तो बात ये आती है कि ये तो पहले से भी हो रहे थे ये सब चीज़, तो 1857 की रिवोल्ट स्टार्ट क्यों हुई। तो जैसा कि आप हम जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में एक डॉक्ट्रिन आया था जिसे हम जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मैं बाइलिंगुअल लेके चलूँगा, जिसे कहते हैं गोद निषेध नीति। तो इसमें होता था क्या कि जो भी प्रिंसली स्टेट होते थे जिनके अपने बच्चे नहीं होते थे, हु डजंट हैव देयर ओन चाइल्ड, इफ़ दे अडॉप्ट द चाइल्ड देन वो जो प्रिंसली स्टेट होती थी इस लैब डॉक्ट्रिन के थ्रू वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चली जाती थी। वहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो भी सोशल जो भी होगा वो सब ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे कोई राजा नहीं रहेंगे, वो सब हट जाएंगे और वो अगर गोद दिया हुआ बच्चा है तो वो राजा नहीं बनेगा। तो वो प्रिंसली स्टेट जो भी होंगे वो ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाएंगे। तो एक तो ये डेंट हुआ। दूसरी चीज़, अब बात आती है, कुछ आपको मैं बताता हूँ वाई, ये क्यों रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ। तो पहली चीज़ कि जैसे आप देखिए, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा मैं कि भारत में राजतंत्र था, जो भी प्रिंसली स्टेट है वहाँ तो राजतंत्र होगा। राजतंत्र, मोनार्क कह सकते हैं आप इसे, मोनार्की। तो राजाओं के नीचे सामंत काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं सामंत के नीचे जागीरदार और जमींदार काम कर रहे थे। और जागीरदार और जमींदार यहाँ से फार्मर्स के ऊपर थे और इनके नीचे फार्मर्स, पीजेंट्स जो वर्कर हैं वो काम कर रहे थे। तो जब ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इकोनॉमिक पॉलिसी ही इतनी ये थी, मतलब डेंट करने वाली थी कि वो यहाँ से राजाओं पे लोड डालते थे कि हमें लैंड रिवेन्यू दो। और जबकि पता है हमारे इंडिया का अभी तक भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो यहाँ से रिवेन्यू जा रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो राजा के अंदर जब सामंत काम कर रहे थे तो सामंत ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती करते थे जागीरदार को, तुम कहीं से भी रेवेन्यू लाओ। तो वो जागीरदार और ज़मींदार फार्मर्स पे दबाव डालते थे, एज यूजुअल फार्मर्स का शोषण कर रहे थे, जिससे फार्मर्स तो नीचे जा रहे थे बट बहुत सारे अच्छे अच्छे जागीरदार और ज़मींदार पनपना स्टार्ट हो गए थे, जो फार्मर्स के ही रेवेन्यू लेके और बहुत आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ से तो पहली बात आती है कि पहला रीजन आप डाल सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें कि जैसे कि बहुत सारे इन्होंने पॉलिसीज़ लेके आए थे, महलवाड़ी सिस्टम के जैसा बहुत सारा आप जानते हैं, रैयतवाड़ी। तो बहुत सारा ऐसा इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए थे ये लैंड रिवेन्यू के लेके। तो ये सब जैसे कि
पीजेंट्स को, जो फार्मर्स हैं, जो लोअर ग्रुप हैं, उन्हें बहुत डेंट पहुंचा रहा था, जिस वजह से यहाँ से फार्मर ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया, तो फार्मर्स से कहीं ना कहीं जो भी सोल्जर्स थे वो कहीं ना कहीं इसी टाइप के फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर फार्मर्स को दिक्कत होगी, इस फैमिली को दिक्कत होगी, तो इनके सोल्जर भी प्रॉब्लम में आएंगे। तो जब इनके फैमिली को दिक्कत होना स्टार्ट हुई तो यहाँ से सोल्जर ने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। और जब सोल्जर्स ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया तो इनको देख के, इनको सपोर्ट करने, इनकी आर्मी को सपोर्ट करने कुछ किंग्स भी आए। ये किंग्स वो थे जो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से परेशान थे ब्रिटिशर्स के, या फिर उनसे जो नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा था, इन्होंने अपना बैटल लूज कर दिया था, उनसे नेगोशिएट करने में किसी भी चीज़ को लेके, वो इसमें शामिल हो गए इस रिवोल्ट में। तो दूसरी आप यहाँ से लिख सकते हैं, दूसरा आप कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, गोद निषेध नीति, और ऐसा ही कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ अलायंस आया था। तो इन सब से परेशान थे तो उन्होंने इनका सपोर्ट किया। अब यहाँ से जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम झांसी का। यहाँ थी रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेलो और हड़बोलो के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ बात आती है रानी लक्ष्मीबाई की। आप एग्जांपल ले लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने, उनके अपना कोई संतान नहीं था, अपना कोई बच्चा नहीं था, शी हैव नॉट देयर ओन चाइल्ड। तो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड अ सन। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन पर प्रेशराइज करना स्टार्ट किया, उन पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी किंगडम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ जाएगी, दैट्स यू हैव नॉट योर ओन चाइल्ड, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका जो है प्रिंसली स्टेट, जो आपका स्टेट है वो हमारे अंडर में आ जाएगा। तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल से रानी लक्ष्मीबाई ने बात करा, बट उन्होंने इन्हें मना कर दिया, कोई नेगोशिएशन नहीं किया इनके साथ। फिर इन्होंने पेंशन की मांग की उनसे, उसमें भी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने डिनाई कर दिया। तो इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्टेड, वो भी सपोर्ट में आ गई। वो जो आर्मी वाले रिवोल्ट कर रहे थे और पीजेंट्स जो रिवोल्ट कर रहे थे उनके सपोर्ट में आ गई। ये बात आपकी हो रही है 1854 की, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद बात आती है कि अब यहाँ से बात आती है कि कुछ इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो फिर यहाँ पे थी कि ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है इस रिवोल्ट का। तो यहाँ पे फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, किंग थे, पर इन तीनों का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं सेम नहीं था। अगर ऑब्जेक्टिव सेम रहता तो ये लोग सब मिलके उन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए लड़ते। पर अगर आप यहाँ देखिए कि कुछ जैसे कि फार्मर्स और सोल्जर्स के अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक पॉलिसी इनको लेके इन्हें डरा रही थी। किंग को ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डरा रही थी। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि फार्मर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो उनके जो सोल्जर्स हैं वो कहीं ना कहीं फार्मर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फार्मर फैमिली से आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इतनी बुरी कर दी थी जिससे उनको रेवेन्यू देने में दिक्कत हो रहा था और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने फार्मर्स कहीं ना कहीं सोल्जर्स को ये कर रहे थे,
और जब फार्मर और सोल्जर मिल जाएंगे और उसके बाद जब किंग को इनका सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ से किंग भी थोड़ा सा इन्हें सपोर्ट करने के लिए आगे आए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम 100% किंग की ले अगर इंडिया में अगर 100% किंग्स की बात माने तो इसमें से 80% तो पहले ही से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश सपोर्टर्स थे वो। और इस 80% में से भी जो 20% थे, मतलब इसके भी 50%, 20% के भी 50% वो कहीं ना कहीं मजबूरी में आए थे। जैसे कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, उन्हें नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो उस वजह से आए थे। और इसमें से और जब 20% का 50% आप ले ले तो आता है 10%। तो ये 10% कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की मंशा से, या फिर कहें कि वहाँ भारत को आज़ादी दिलाने की मंशा से, इंडिपेंडेंट कराने की मंशा से आए थे। तो ये 10%। तो अगर हम सोचें कि यहाँ पे तो जब 80% इंडियन प्रिंसली स्टेट के जो किंग्स थे वो उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं यहीं पे ब्रिटिशर्स की जीत तय हो चुकी थी। और बात करें कि उनके पास और क्या क्या था ब्रिटिशर्स के पास, हमारे पास क्या नहीं था, तो ब्रिटिशर्स के पास इकोनॉमी उनकी अच्छी थी, उनके पास पैसा था, मनी था कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से। उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी थी। जैसे कि आप देख लें कि हमारा जब रिवोल्ट हुआ था तो पूरे कंट्री में एक साथ रिवोल्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ना हमारे पास नेतृत्व था, हमारे पास एब्सेंस ऑफ लीडरशिप थी, लैक ऑफ लीडरशिप थी, और कहीं ना कहीं हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। चपातियाँ भेजी जाती थी जो रिवोल्ट करने के लिए कि चपातियाँ मिल जाए तो रिवोल्ट करो, तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी। उनके पास ट्रांसपोर्टेशन था, रेलवेज उस टाइम तक आ चुके थे, कम्युनिकेशन उनका अच्छा था, कम्युनिकेशन आप ले सकते हैं उनका बहुत अच्छा था। उनके पास ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, तो उनके पास कहीं ना कहीं हमसे बहुत अच्छे साधन सुसाधन थे। हाँ, एक बात और आती है कि एक कार्टिलेज की अफवाह हुई थी। ये अफवाह सच क्या पता क्या नहीं, आज तक किसी को पता नहीं चला, बट एक और रीजन ये आता है कि जब इनके आर्मी बैरक में ही विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया इनके सोल्जर्स के थ्रू। कहा यह जाता है कि जो ब्रिटिशर्स का जो गन पाउडर था, जो कार्टिलेज होता था, वो बीफ और सुअर की चर्बी से बना होता था, गाय की चर्बी और सुअर की स्किन से। और इसके बाद बात आती है कि उस टाइम हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल रिचुअल्स होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वो उस टाइम पीक पे थे 18वीं सेंचुरी में। दैट रिचुअल ऑन इट्स पीक। तो इस वजह से बहुत से सोल्जर्स जो हैं वो बहुत मीन्स अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण्स से, और मुस्लिम के भी जो भी थे वो भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते थे, तो अपर कास्ट सोल्जर्स होते थे। तो इस वजह से यहाँ पे विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया कि वो बीफ और पिग के स्किन से बना होता था। और एक और बात है कि ब्रिटिशर्स जो हैं सोल्जर्स को फॉरेन भेज दिया करते थे। तो उस टाइम ये माना जाता है कि हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि अगर समुंदर पार कर गए, अगर अपनी कंट्री का दहलीज लांघ गए, अपना बॉर्डर पार कर गए, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना रिवोल्ट का। और एक और हमारे पास यहाँ बात करें कि डिफरेंसेस क्या क्या थे, तो हमारे इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी, हमारे पास लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ कह लीजिए, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्वकर्ता की कमी थी हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं था, हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी,
आर्मी होती भी तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा ये नहीं था जो उसे ऑर्गेनाइज कर पाए। तो ये कुछ बातें हैं जो 1857 रिवोल्ट की, अभी तो ये स्टार्टिंग ही है, अभी तो रिवोल्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मेरा ये डेमो लेक्चर था बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड टेक मी इन योर टीम। थैंक यू। So hello sir, hope you like my video. If you like my video, then give me a chance to educate other UPSC aspirants like me. I'm also UPSC aspirant and I'm now preparing for it, and I want to serve my knowledge to all other UPSC aspirants then they crack their examination as well and become, and I want to give a roadmap to all them through my videos that how they to success in this examination. It's a very big syllabus, and I have to concise the syllabus for their prelims examination, and hope you will understand my video and you like it and take me in your team. That's all.